हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे डायपोल का एसएचएम। यानी अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग डायपोल को रख के उसको हल्का सा हम लोग डिस्टर्ब कर दें तो वो डायपोल एसएचएम करने लगता है। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये एसएचएम क्यों करता है, इस एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा, इसका पूरा मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन के फॉर्म में आता है स्टूडेंट तो किस तरह से आएगा? देखिए, क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा तो आपको इस तरह से ये मिलेगा कि एक डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू इसके चार्जेस हैं। जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस हैं इनके मासेस भी आपको गिवन हैं, m हैं, और ये l डिस्टेंस पे रखे हैं। अब पूछा जा रहा है कि अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को हम लोग मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा तो ऐसा आएगा, और नहीं तो कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में डायपोल के एसएचएम का जिक्र हो तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सोचोगे और कैसे आप सॉल्व करोगे, क्या आप मैकेनिक्स उसमें अप्लाई करोगे। क्लियर है? अब देखिए, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने कोई डायपोल प्लेस कर दिया। अब स्टूडेंट, ये हो गया डायपोल का प्लस क्यू और ये हो गया डायपोल का माइनस क्यू। क्लियर है? इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि डायपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल में है। पैरेलल कंडीशन का मतलब क्या है कि इसका जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है और इसका डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो हम लोग कहेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। आपको जब हमने पढ़ाया था कि बिहेवियर ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें हम लोगों ने स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसका पढ़ा हुआ था। तो ये स्टूडेंट इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम है। वहाँ मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। आज हम लोग इसके एसएचएम के बारे में समझ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। जो प्लस क्यू पर जो फोर्स लगेगा क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा, और माइनस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों क्या है? अपोजिट हैं, और दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। यानी इस डायपोल पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। डायपोल ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर सकता, यानी डायपोल ना तो इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है, ये यहीं पे स्टे करेगा। क्लियर है? अब अगर डायपोल को मैं डिस्टर्ब कर दूं, इसको बहुत शॉर्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दूं, मतलब एक छोटे से एंगल पर मैं इसको रोटेट करके छोड़ दूं। क्लियर है? अगर मैं स्टूडेंट इसको डिस्टर्ब कर दूं तो प्लस क्यू हल्का सा ऊपर चला गया और माइनस क्यू नीचे आ गया। अब ये इस जगह पे स्टे नहीं कर सकता है, क्योंकि जो प्लस क्यू पर जो चार्ज क्यू ई था वो अब भी एप्लीकेबल है और माइनस क्यू वाला भी अब भी एप्लीकेबल है। ये दोनों स्टूडेंट, ये दोनों फोर्स मिलके इसको रोटेट कराएंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, और उस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट? वो होगी क्लॉकवाइज। यानी ये घूम जाएगा, घूमेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आके ये रुक नहीं पाएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके ये रुक नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पास इनर्शिया की वजह से वेलोसिटी है, या यूं कह लें एंगुलर वेलोसिटी है, तो जिसकी वजह से प्लस क्यू वाला फिर नीचे चला जाएगा और माइनस क्यू वाला ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? यहां भी ये डायपोल रुक नहीं सकता है। प्लस क्यू पर जो चार्ज लग रहा है क्यू ई अब भी लग रहा है, माइनस क्यू पर जो चार्ज लग रहा है क्यू ई अब भी लग रहा है। ये दोनों फोर्सेस फिर से टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि दोनों की एक्शन ऑफ लाइन एक पर लाइज नहीं कर रही है, तो ये दोनों मिलके इस डायपोल को फिर से घुमाने की कोशिश करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, और दोबारा से ये डायपोल क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा। फिर से ये मीन पोजीशन पे नहीं रुक पाएगा। जैसे आपने पढ़ा हुआ था सिंपल पेंडुलम के केस में होता था, वो मीन पोजीशन पे नहीं रुक पाता था, वापस से एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाता था, फिर से आता था, मीन पे नहीं रुक पाता था, एक्सट्रीम पे चला जाता था। बिल्कुल स्टूडेंट, यहां भी वैसा ही हो रहा है, और इस तरह से ये डायपोल क्या करने लगेगा? एसएचएम करने लगेगा। क्लियर है?
और इस एसएचएम को हम लोग कहेंगे एंगुलर एसएचएम। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया कि ये एसएचएम क्यों करेगा और ये किस टाइप की एसएचएम हो रही है। बिल्कुल डमरू की तरह ऐसे ऐसे ये एसएचएम करने लगेगा। अब हमें क्या पढ़ना है, इसका टाइम पीरियड पढ़ना है स्टूडेंट, कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें, अगर मान लीजिए इसको मीन पोजीशन से, अभी इसकी मीन पोजीशन हो गई और जहाँ तक जा रहा है वो एक्सट्रीम पोजीशन है, तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में अगर हम लोग कहें एंगल थीटा है, या कोई भी एंगल इसका आप थीटा ले लीजिए, तो उस थीटा एंगल पे हम लोग टॉर्क जानते हैं। इसका टॉर्क क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए अब तो आप लिखोगे टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। क्लियर है? ये हम लोगों को पढ़ा हुआ है कि थीटा एंगल पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल होता है तो उस पर टॉर्क होता है पी ई साइन थीटा। अब स्टूडेंट अगर इसमें एसएचएम के लिए जब हम लोग सिंपल पेंडुलम वगैरह की बात करते हैं या एसएचएम की बात करते हैं तो वहाँ बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है, बहुत स्मॉल डिस्टर्बेंस दिया जाता है। तो यहाँ भी जो एंगल इसको डिस्टर्ब किया गया है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो छोटा सा प्रोवाइड किया गया है थीटा, वो थीटा में कह रहा हूँ बहुत स्मॉल है। क्लियर है? तो अगर थीटा स्मॉल है, मैं यहाँ लिखता हूँ इफ थीटा इज वेरी स्मॉल then sin theta can be written as theta, यानी sin थीटा को मैं अप्रोक्सीमेट क्या एज्यूम कर सकता हूं, थीटा। क्लियर है? sin थीटा अगर थीटा की वैल्यू कम होती है तो sin थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू थीटा लिखा जाता है, मैथमेटिक्स का टर्म है ये। तो मैं टॉर्क लिख सकता हूं स्टूडेंट पी ई थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर आपका लीनियर एसएचएम होता था तो उस कंडीशन में आप एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स से कंपेरिजन करते थे, लेकिन यहां पर जो एसएचएम है स्टूडेंट वो एंगुलर एसएचएम है। तो आप क्या करोगे, टॉर्क इज इक्वल्स टू सी थीटा से कंपेयर करोगे, इसका कंपेयर विद टॉर्क इज इक्वल्स टू सी थीटा। तो स्टूडेंट टॉर्क की जगह टॉर्क और थीटा की जगह थीटा और सी जहां आप लिख रहे हो वहां क्या आ रहा है पीई, यानी हम लोग लिख सकते हैं नाउ सी इज इक्वल्स टू पीई। क्लियर है? जहां पर आप लीनियर एसएचएम में पढ़ते थे कि टॉर्क या टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एम बाई के होता है, उसी तरह से एंगुलर एसएचएम में टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी। जहां पर मास आता है वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, जड़त्वाघूर्ण, और जहां पर वो के आता था कांस्टेंट वहां पर सी आ गया, जिसको टॉर्सनल कांस्टेंट भी हम लोग कह सकते हैं। तो देखिए C तो मेरे पास है, C इज इक्वल्स टू कितना है, PE है, बट आपको देखना पड़ेगा I। अगर ये दोनों जो आपके पास माइनस क्यू और प्लस क्यू हैं, इनके मासेस M हैं और जो रोटेशनल एक्सिस है वो O पर है, तो अगर हम लोग इसका I लिखना चाहे स्टूडेंट तो I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है। अब मैं अगर इसका इस सिस्टम का देखिए जो इसके बीच माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का जो अगर आपको रॉड वगैरह दे दिया जाए तो आपको उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ ऐड करना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट में जो माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच में वो लाइन ज्वाइन कर रही है, यानी रॉड वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो मैं उसको मासलेस काउंट कर रहा हूँ। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको रॉड दिया जाए, उसका मास दिया जाए, तो आप उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर लिखना। क्लियर है? बट यहां पर हमने क्या किया, माइनस क्यू का मास कितना है m और प्लस क्यू का मास कितना है m, और ये दोनों ही मास सेंटर ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे हो जाएंगे,
अगर पूरी डिस्टेंस l है तो हाफ कितना हो जाएगी l/2, तो आप कहोगे m इंटू l/2 स्क्वायर प्लस m इंटू l/2 स्क्वायर, और हम लोग इसको स्टूडेंट लिख पाएंगे 2 इंटू ml²/4, यानी इसको आप लिख सकते हो ml²/2। क्लियर है? डन। तो मेरे पास I भी आ गया, -q +q दोनों के मासेस m थे, तो मैंने दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर लिया, ऐड कर लिया। क्लियर है? रोटेशन का कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब स्टूडेंट अगर मुझे लिखना है टाइम पीरियड, तो 2 √, I कितना हो गया ml²/2 और c हो जाएगा PE। अब स्टूडेंट यहां पर आप समझिए, अगर आप P लिखना चाहते हो तो P का मतलब डाइपोल मोमेंट हो गया, Q इंटू L होता है, तो आप लिख सकते हो टाइम पीरियड ml²/2, P की जगह स्टूडेंट मैं लिख देता हूं Q इंटू L इंटू E, तो एक L से एक L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और टाइम पीरियड आप लिख पाओगे ml/2QE। दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ दिस डाइपोल। क्लियर है? ऑल एरिया ओके?